नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केएफए की पावर में। आज इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा 2023 के प्रीवियस ईयर पेपरों के अति लघु प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अगर आपको डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से कई प्रश्न बार-बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी संभावना है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको डीएलएड के छात्र हैं तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप डीएलएड के छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए तो फिर बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अति लघु का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए पढ़ते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए देखते हैं उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है, ये इसका आंसर। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। मतलब जो उपनयन है वो क्या है? गुरु के समीप, मतलब गुरु के पास ले जाना। यह वह संस्कार था जिसके बाद बालक को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश मिलता था। जो उपनयन होता था वैदिक काल में क्यों होता था? इससे जो बालक है गुरु के समीप जाए, ठीक है, फिर उसको गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश मिलता था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 17 देखते हैं। जल संचयन की उपयोगिता बताइए। चलिए जल संचयन की उपयोगिता देखते हैं। सॉरी, जल संचयन से वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। मतलब जो जल संचयन होता है, जो बारिश जो आती है ना उसके जल को एक जगह संग्रहित मतलब इकट्ठा करते हैं, किया जाता है। इससे जल संकट कम होता है। इससे क्या होता है कि मतलब आगे चल के जल संकट की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, संकट कम आता है। भूजल स्तर बढ़ता है तथा भविष्य के लिए जल संरक्षण संभव होता है। मतलब उससे जल जो होता है उससे भविष्य की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। मतलब ये नहीं है कि फिर जल की कमी होगी। चलिए आगे चलते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आवश्यक बिंदु बताइए। चलिए आवश्यक बिंदु बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सभी को निशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, सम्मान, समान समान विद्यालय सुविधाएं, जाति लिंग भेदभाव समाप्त करना तथा गरीबी और पिछड़े वर्गों को विशेष सहायता देना आवश्यक है। देखिए शैक्षिक अवसरों की समानता, सॉरी, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आवश्यक बिंदु बताइए। तो इसके लिए आवश्यक बिंदु क्या है? इसके लिए है कि सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, छात्रवृत्ति देनी चाहिए, स्कॉलरशिप, ठीक है, समान विद्यालय सुविधाएं, मतलब समान ही विद्यालय चाहिए, समान ही सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, जाति लिंग भेदभाव समाप्त होना चाहिए, मतलब जाति या किसी लिंग के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए तथा गरीबी और पिछड़े वर्गों को विशेष सहायता देनी चाहिए। मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें विशेष सहायता देनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके में क्वेश्चन आ जाए कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बताइए, तो एक तो यही हो गया। अगर आप बिंदुओं में भी लिखना चाहें तो बिंदुओं में भी लिख सकते हैं कि सभी को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट लिख दें, छात्रवृत्ति देनी चाहिए, छात्रवृत्ति और समान विद्यालय सुविधाएं भी देनी चाहिए। तीसरा लिख सकते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए, लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए। अगर पॉइंट बढ़ा के भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए अगर आपको यह प्रश्न उत्तर उपयोगी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक
जरूर करें, ताकि ऐसे ही और डीएलएड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाती रहूं। अगर आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो मैं और हिम्मत करूंगी ना और वीडियो बनाने की, ताकि कि आपको इजी हो जाए। ये 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर हैं और ये मैंने पूरा पीडीएफ बना के रखा है आप लोगों के लिए। इससे आपको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के एग्जाम देने जाना है। और अगर आपने ये ठीक तरीके से पढ़ लिए तो ये पूरा मेरा यकीन है कि आप फेल नहीं हो सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या है? देखिए, बाल श्रमिक मतलब जो बालक होते हैं उनसे काम कराया जाता है, मतलब वो बाहर काम करते हैं, उन्हें कहते हैं बाल श्रमिक। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है, क्या कारण है इसके। गरीबी, अशिक्षा, परिवार की आर्थिक समस्या, जनसंख्या वृद्धि, माता पिता की जागरूकता की कमी तथा शिक्षा की सुविधा का अभाव बाल श्रमिक के मुख्य कारण है। देखिए, वैसे तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि गरीबी, अशिक्षा, परिवार की आर्थिक आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या की वृद्धि, माता पिता की जागरूकता की कमी तथा शिक्षा की सुविधा का अभाव बाल बाल श्रम के मुख्य कारण है। पर इसको आप पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, जैसे उसने कारण पहुंचा तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि गरीबी के कारण, ठीक है, शिक्षा की कमी होने के कारण। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं परिवार की आर्थिक समस्या या आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, ऐसे भी लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण, माता पिता की जागरूकता की कमी होने के कारण तथा शिक्षा की सुविधा का अभाव होने के कारण बाल श्रम के मुख्य कारण है। मतलब इसी के कारण बाल श्रमिक ज्यादा हो रहे हैं। अगर सोचो सभी को समान शिक्षा मिले या गरीबी ना हो, परिवार की आर्थिक स्थिति मतलब कमजोर ना हो। भाई कुछ बच्चे तो इसलिए भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है कि बच्चों को भी पेरेंट्स के साथ काम पे जाना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है, मजबूरी भी कह लो किसी की। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी। फ्रोवेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। अच्छा, फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति स्पष्ट कीजिए। देखिए फ्रोवेल, देखिए चलिए आंसर देखते हैं इसका। फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति में खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जो फ्रोवेल है वो किसके हित में, वो कहते हैं कि बच्चे को खेल के ही पढ़ाना चाहिए, मतलब बच्चे की रुचि के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं फ्रोवेल, फ्रोवेल कहते हैं कि खेल के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक की स्वाभाविक रुचि, देखिए क्या अभी मैंने बताया था ना, रुचि, स्वाभाविक रुचि गतिविधियां, गीत, खेल और क्रियाओं के द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता है। मतलब उनके अनुसार जो बच्चे का मतलब उसका स्वभाव है या उसकी रुचि या उसकी गतिविधि, मतलब जो उसके अनुसार है, मतलब बच्चे बच्चे के अनुसार ही करना चाहिए। मतलब जैसे अगर बालक का मन नहीं है पढ़ने का तो उसे थोड़ी देर खिला लो, उसे गेम कराओ, खिलाओ, फिर उसके बाद उसका मन होने लगेगा, फिर गेम में ही मतलब उसको पढ़ाओ। इसी चीज पे जोर दिया गया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम अपने, वैसे तो ये बहुत इजी है कि फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति में खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अगर पूछे फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति क्या है, तो फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति ये है कि खेल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक की स्वाभाविक रुचि गतिविधियां, गीत, खेल और क्रियाओं द्वारा सीखने पर जोर दिया जाता है। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। अच्छा, प्लेटो ने जो स्थापित किया था संस्था का नाम बताइए। संस्था का नाम चलिए देखिए। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने शिक्षा के प्रसार के लिए एथेन नगर में एकेडमी नामक प्रसिद्ध शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। अच्छा, इतना ना अगर ऐसे इतना भी आ जाए तो आप इसको और थोड़ा सा, वैसे इतना ही शॉर्ट बहुत है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वो पहले ही बोल देता है कि अति लघु में 25 शब्द होने चाहिए, 25 शब्द। पर हाँ ये है कि जब क्वेश्चन ही छोटा है तो उसमें हम 25 शब्द कहाँ से लाएंगे। पर हाँ ये है, आपका गलत नहीं होगा ये, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं आराम से। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने शिक्षा के प्रसार के लिए एथेन नगर, बस एथेन नगर रखना। अगर प्लेटो द्वारा स्थापित संस्थान का नाम पूछा जाए तो एथेन नगर में अकेडमी अकेडमी नामक प्रसिद्ध शिक्षण संस्था की स्थापना की थी।
हो गया, बहुत सिंपल है। एथेन नगर में, ओनली एथेन नगर याद रखना, फिर उतना तो आप लिख ही लेंगे, प्रसिद्ध शिक्षा, ये और इतना तो इसमें भी मिल जाएगा आपको। संस्था का नाम बताइए, तो आप इतना, यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने शिक्षा के प्रसार के लिए एथेन नगर में एकेडमी नामक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी। प्रयोगजनवाद के दो गुण एवं दो दोष लिखिए। चलिए प्रयोगवाद के, तो पहले गुण देख लेते हैं, गुण क्या है इसके। अनुभव पर आधारित शिक्षा उपयोगी ज्ञान पर बल है। गुण क्या है? अनुभव, अनुभव पर आधारित, अनुभव पर आधारित शिक्षा उपयोगी, उपयोगी ज्ञान पर बल है। अच्छा चलिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो गुण हो गए इसके। अब दो दोष देख लेते हैं। स्थायी मूल्यों की अपेक्षा, इस दोष देख लेते हैं। स्थायी मूल्यों की अपेक्षा नैतिक आदर्शों पर कम ध्यान है। मतलब पहला दोष क्या है? स्थायी मूल्यों की अपेक्षा, और दूसरा नैतिक आदर्शों पर कम ध्यान। चलिए आगे चलते हैं, 23 वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो मुख्य मुख्य भूमिका बताइए। मतलब पर्यावरण को संरक्षित रखने में विद्यालय का क्या योग है, मतलब क्या योगदान है, चलो देखते हैं। चलिए देखिए, विद्यालय छात्रों में, इसका आंसर है विद्यालय छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करता है। हाँ सही भी है, ठीक है। विद्यालय छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करता है तथा वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण संबंधित गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक प्रकृति की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ सके, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं आपके लिए। चलिए अब बहुत बातें हो गई, बातें ना करके अपने क्वेश्चन पे आ जाती हैं। चलिए 24 वाला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? अच्छा, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? अच्छा पहले तो इसका मेन पॉइंट ही पता होना चाहिए हमें कि बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किया किसने था। तो इन्होंने किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अब हमें ये इतना पता होना चाहिए, तो इतना तो अगर हमें ये ना भी याद होगा तो हम पास से बना लेंगे, पर फिर भी इसको पढ़ना जरूरी है। बुनियादी शिक्षा, चलिए तो फिर पढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया। इतना हमें एक सेंटेंस याद हो गया कि बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया। इसका उद्देश्य कार्य के माध्यम से शिक्षा देकर आत्मनिर्भर और व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना था। बस पहला पॉइंट लिख लो कि बुनियादी शिक्षा, शिक्षा या नई तालीम का प्रारंभ, प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसका उद्देश्य कार्य के माध्यम से शिक्षा देकर आत्मनिर्भर और व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना था। हो गया काम, छोटे छोटे से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य से क्या अभिप्राय है? चलिए देखते हैं क्या अभिप्राय है राज्य से। राज्य एक राजनीतिक संगठन है। राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक संगठन है। पहला सेंटेंस याद कर लो। राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसमें निश्चित भूभाग, जनसंख्या, चलिए देखिए कितने हैं इसमें, कितने शब्द हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। ये तो सेंटेंस बड़ा सिंपल सा है कि राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसमें निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होती है, संप्रभुता होती है। इसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना होता है, या रखना है, होता है या है, जो आपको आपके अनुसार अच्छा लगे। होता है। चलिए आगे देखते हैं।
मल्टीमीडिया क्या है? अच्छा, मल्टीमीडिया क्या है? चलो देख लेते हैं मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया वह टेक्निक है जिसमें सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक साथ कई माध्यमों जैसे पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशंस का उपयोग किया जाता है ना? सही है ना? मल्टीमीडिया वह तकनीक तकनीक है सॉरी, तकनीक पढ़ दिया। मल्टीमीडिया वह तकनीक है जिसमें सूचना प्रस्तुत करने के लिए, बस मल्टीमीडिया याद रखो, मल्टीमीडिया वह तकनीक है जिसमें सूचना सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक साथ कई कई माध्यमों का उपयोग किया जाता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, उपयोग किया जाता है, जैसे पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशंस का प्रयोग किया जाता है, मल्टीमीडिया होती है। ओके, हो गया। छोटे छोटे से हैं, अगर आप ऐसे भी पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? चलिए देखते हैं। स्त्री शिक्षा महिलाओं के हित में क्या था? चलिए आंसर देखते हैं। प्लेटो स्त्री और पुरुष की शिक्षा को समान मानते थे। नहीं, मानना भी चाहिए। ठीक है। प्लेटो स्त्री और शिक्षा सॉरी प्लेटो स्त्री और पुरुष की शिक्षा को समान मानते थे। मानना भी चाहिए भाई, दोनों बराबर हैं। उनका मत था कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह शिक्षा और समाज में समान अवसर मिलने चाहिए। छोटा सा है। ठीक है। प्लेटो स्त्री और पुरुष की शिक्षा को समान मानते थे। एक एक वाक्य याद हो गया हमारा, एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद उनका मत था कि महिला और पुरुषों की तरह शिक्षा और समाज में समान अवसर मिले। चलिए आगे 28 देखते हैं। भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। भूमंडलीकरण, चलिए इसको भी परिभाषित कर देते हैं। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से अधिक जुड़े और परस्पर निर्भर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन आ जाए ये वाला कि भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए, तो आप लिख देना कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और तकनीकी रूप से एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से अधिक जुड़े और परस्पर निर्भर होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। लैंगिक लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? ठीक है। लैंगिक समानता लैंगिक समानता का अर्थ है स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा, रोजगार, अधिकार और अवसरों में समान महत्व और समान अधिकार प्राप्त हो या प्राप्त होने चाहिए। जैसे आपको सही लगे वैसे आप लिख सकते हैं। मतलब देखिए ये क्वेश्चन आपका कुछ कुछ ये कहाँ गया, बुनियादी शिक्षा की प्लेटो प्लेटो ये गया। ये प्लेटो वाला जो है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था, ये वाला और ये लैंगिक वाला ये थोड़ा थोड़ा मैच है। वही प्लेटो कह रहा है, वही ये कह रहा है कि क्या समझते हैं, तो आप इससे भी यही समझते हैं कि लैंगिक समानता का अर्थ है स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा मिले। आप ऐसे भी लिख सकते हैं समान शिक्षा मिले, रोजगार, ठीक है, समान शिक्षा मिले, समान रोजगार मिले, समान अधिकार मिले। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है। समान अधिकार मिले, समान रोजगार मिले और अवसरों में समान महत्व और समान अधिकार मिले, बस हो गया। छोटी छोटी सी हैं, पढ़ लो। और जिसको अगर नोट्स बनाने हो तो नोट्स बना लो, वरना अगर आप वीडियो भी देखते जाएंगे और मैं समझा रही हूँ तो आप समझते जाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे ये है कि मैं आगे और मेहनत करूंगी और अच्छे से पढ़ के और पढ़ाऊंगी फिर आप लोगों को, क्योंकि अगर कमी होती है तो अपने लोग ही तो बताते हैं कि कमी है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसको भी देख लेते हैं। चलिए है इस वीडियो को भी देख लेते हैं। वीडियो तो हमने देखी है। इसका क्वेश्चन 30। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? अच्छा, जन शिक्षा, उपनयन, ये सब मैंने अभी आपको उपनयन पढ़ाया था। उपनयन ही था ना वो? एक मिनट। उपनयन पहला क्या था? हाँ, उपनयन। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या था? उपनयन का शाब्दिक अर्थ था गुरु के समीप ले जाना। जो वैदिक कालिक थे उसमें बालकों को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्रवेश लेने के लिए ये दिया जाता था, उपनयन दिया जाता था। चलिए, अब ये जनसंख्या, जन क्या जन शिक्षा पूछ रहे हैं। चलिए जन शिक्षा और बता दीजिए इन्हें। मैं आपको बताऊंगी। जन शिक्षा, जन शिक्षा क्या है? चलिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, ध्यान से पढ़िए, बस आप ध्यान से भी पढ़ लेंगे ना तो ये आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे और दिमाग में आ जाएंगे आपके। अगर अगर आपको एक बार नहीं आता है, जैसे एक बार समझ में नहीं आता है, देखिए एक बार कोई भी चीज समझ में नहीं आती। अगर आप सोचें कि पहली बार में ही आपको समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। पहली बार कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। आप इस वीडियो को या इस क्लास को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा है जो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और लोगों में आत्मविश्वास, चरित्र तथा आत्मनिर्भरता का विकास करे। बस छोटा सा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा का अर्थ है, अर्थ अपने आप से आप लगा देना। अर्थ है ऐसी शिक्षा जो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और लोगों में आत्मविश्वास, चरित्र मतलब अच्छा चरित्र बने उनका, आत्मनिर्भरता रहे, आत्मनिर्भरता का विकास हो। बस हो गया काम। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये थे सॉरी। हम्म तो दोस्तों ये थे यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा 2023 के। तो दोस्तों ये थे यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा 2023 के अति लघु प्रश्न। अगर आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। केएफए की पावर। और 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 क्या बोलना था? और कुछ नहीं बोलना था, और बस ये बोलना था आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। और अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट, बस एक प्यारा सा कमेंट, जिससे मुझे मोटिवेशन से मिले, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। और आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम करेंगे लघु प्रश्न, लघु प्रश्न और उनके आंसर, और उन्हें भी इतने इजी वे में समझाने की मैं कोशिश करूंगी। वैसे जो मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ वहां तो बच्चे बोलते हैं कि दीदी आप अच्छा पढ़ाती हैं। अब मुझे बस ऑनलाइन और देखना है कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती। और अगर नहीं पढ़ाती हूँ तो फिर दोबारा हम अपनी ऑफलाइन दुनिया में चले जाएंगे। चलिए ठीक है, बाय टाटा। पढ़िए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।